मॉर्निंग एवरीवन। ये लास्ट यूनिट हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट मॉडल्स। ठीक है, तो कुछ एक तो सिनेरियो सामने आपके बताए हुए हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल से आप ये समझ ही सकते हैं कि कुछ चीज है जो खराब हो रही है, उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर रिप्लेसमेंट मॉडल लग सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको शो करे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो कि वॉर्न आउट हो जाते हैं विद टाइम और यूजेज, और उनके फंक्शनिंग जो होती है डिक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी के साथ उनकी, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड वाले में दे रखा है कि एक सेपरेट बट सिमिलर प्रॉब्लम इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो ट्यूब्स, टेलीविजन पार्ट्स। ठीक है, बट सडनली फेल हो जाते हैं वो। ठीक है, वो उनको मेंटेनेंस नहीं लगता, लेकिन वो सडनली फेल हो जाते हैं। तो ये दो टाइप के तो आपको रिप्लेसमेंट के एग्जांपल बता दिए। कुछ एक दो एग्जांपल आप में से कोई बता सकता है इन दोनों के अलावा के जहां पर आपने देखा हो रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है? कोई अलग फील्ड में, कुछ अलग मटेरियल में? कब कब हमें चीज की रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है? दो एग्जांपल आपके सामने, इनके अलावा कोई सा एग्जांपल दे सकता है कोई? एनीवन? सर अगर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना बना हो तो उसे रिप्लेस करना पड़े। हाँ, ये लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, वो तो फिर आपने उसको डिफॉल्ट ही बना दिया, डिफेक्टिव पीस बन गया वो। रिप्लेसमेंट वो होता है कि जो चीज काम में आने वाली है वो काम में आ चुकी है, अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं, वो डिफेक्टिव पीस हो गया वो तो। इससे ही रिलेटेड एक चीज आप कर सकते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल में, कि आप जो चीज यूज करते आ रहे थे अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई डिजाइन आ गई है, तो अब वो वाली को आपको रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, आपने कीपैड मोबाइल्स बहुत यूज करे, ठीक है, अब टच स्क्रीन मोबाइल्स आ गए, उनका यूजेज ज्यादा हो गया, तो आपने ऐसा नहीं कि टच स्क्रीन खराब हो गए थे इसलिए आप नहीं यूज करेंगे, नई डिजाइन आ गई है आप इसलिए उसे रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो एक ही सर एग्जाम्पल हो न्यू गया। टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी हम्म, को अडॉप्ट करने के लिए भी रिप्लेस करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही एग्जाम्पल है हमारा टच स्क्रीन, और जो बताया ये वही है बिल्कुल। ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उसे यूज करते हुए जाएंगे तो वो अल्टीमेटली, आप अगर 4G चल रहा है और 3G फोन से चाहते हैं कि 4G फोन चला ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको उसमें और पता नहीं कोई सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना पड़ेगा, यानी उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट ही इतना हो जाएगा कि आपको रिप्लेसमेंट ज्यादा इजी लगेगा। यही चीज हम इस यूनिट में देखेंगे कि कब एक ऑब्जेक्ट को या एक हमारे प्रोडक्ट को हमें कब रिप्लेस करना चाहिए, कि उसकी कॉस्ट पता करेंगे कि किस टाइम बाद उसकी कॉस्ट इतनी हो जाती है कि उसको रिप्लेस करना ही बेटर रहता है एज कम्पेयर टू उसे यूज करना, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उसके नए प्रोडक्ट जो हम लेंगे उसकी जगह उससे ज्यादा होने लग जाती है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम इस यूनिट में देखेंगे कि कब हमें किसी भी सब्जेक्ट या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस कब करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम एक और सिचुएशन एक बता देता हूँ मैं, जैसे कि हमारा इंडस्ट्री में स्टाफ रहता है। ठीक है, अब आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है और आगे जाके कंपनी जो है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बदल रही है या नए प्रोडक्ट ला रही है जिसमें नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपने उन स्टाफ्स को या तो उनकी स्किल्स अपग्रेड करने को बोलेगी, अगर वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर उन स्टाफ्स को वो रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, या ये भी रीजन हो सकता है कि कुछ स्टाफ्स की क्या होती है, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो बहुत से स्टाफ एक इंडस्ट्री के हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो, तो अब उसे रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा उनकी जगह। तो कुछ ऐसे सिनेरियो रहते हैं तो उसमें भी रिप्लेसमेंट मॉडल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं इस यूनिट में हमें क्या क्या देखना है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फिफ्थ हमारी है रिप्लेसमेंट मॉडल्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आप समझ ही चुके हैं, रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटेरियरेट विद टाइम, टाइम के साथ जो खराब होती जाती है चीजें उनके रिप्लेसमेंट को लेकर हमें देखना है। ठीक है,
उसमें वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम सब एग्जांपल के थ्रू। वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद कांस्टेंट रेट, यानी आइटम डिटोरेट हो रहा है टाइम के साथ और साथ में साथ उसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज होती जा रही है। उस केस के लिए हमें देखना है कि कब हमें रिप्लेस करना है आइटम को। फिर कुछ आइटम्स रहते हैं जो सडनली फेल हो जाते हैं। अभी हमने देखा था बल्ब वगैरह जो रहते हैं उनको हम उनकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह लगे होते हैं, या तो वो डायरेक्ट फेल होते हैं या फिर चलते रहते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल कंप्लीटली या सडनली, तो उनके लिए हमें देखना है कि उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, कब उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है यूनिट 5 का, इसमें एक एक चीज हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो जो हमने सिचुएशन करी 3-4 सिचुएशन, तो उन सिचुएशन के लिए क्या है, देयर इज ए नीड टू form a replacement policy to determine the time and age at which the replacement of the given equipment is most economical, taking into consideration all the alternatives। ठीक है, अब कुछ फेलियर्स का हमारे को पता होना चाहिए, कौन कौन से फेलियर होते हैं। ग्रेजुअल फेलियर होता है, सडन फेलियर होता है। ठीक है, ग्रेजुअल फेलियर ऑब्वियसली बात है, नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुअल फेलियर इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। As the life of the equipment increases, its operational efficiency decreases, thus results in increased running या maintenance cost, जो भी operating cost होती है उसकी productivity decrease होती है, decreased resale और scrap value। ठीक है, machines, vehicles, tire, tubes, pistons, pistoning, bearing, etc. falls in this category। ठीक है, gradual failure। सडन फेलियर की बात करें तो some items do not deteriorate with time, they give the desired level of service for some time, after which they fail। The period of desired service is not constant but follow some frequency distribution, वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। ठीक है, सर्विस का शुरू में अच्छी रहेगा, सडनली फिर उसकी रेड्यूस हो जाएगी। एग्जांपल के थ्रू देखते हुए चलते हैं सब हम। प्रोग्रेसिव फेलियर होता है, if probability of failure of an item increases with increase in its life, then such failure is called progressive failure। ठीक है, इसमें ये बात नोटिस करने की है कि ये जो भी हम फेलियर देख रहे हैं, ये फेलियर में हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं किसी में भी। ठीक है, इससे पहले वाला जो फेलियर था उसमें हम मेंटेनेंस कर पा रहे थे, लेकिन ये वाले फेलियर्स में हम मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। दो हमारे को सामने दिख रहा है कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है या उसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो रही है, पर उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं हमारे, ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, इनकी अगर लाइट कम भी हो रही है तो हम ऐसा नहीं है कि उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर कर देंगे तो लाइट वापस ज्यादा हो जाएगी। दे आर नॉट दिस सॉर्ट ऑफ रिपेयरेबल थिंग्स। ठीक है, तो वो एक टाइम पर रिड्यूस होगी और फिर खत्म हो जाएगी। रेट्रोग्रेसिव failure, if the probability of failure of an item is more in the beginning but decreases with the life of an item, then such a failure is called retrogressive failure। ठीक है, मतलब वो भले आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे कि एक कार है आपके पास। ठीक है, अब कार जो है, आपने कार का खरीदा, शुरू में उसने बहुत अच्छा एवरेज दिया, सब गाड़ी बढ़िया चल रही थी आपकी, बट एक टाइम बाद क्या होता है, आपकी कार जो है वो मेंटेनेंस मांगने लग जाती है, भले आप उसे कितना ही शुरू में अच्छे से रख लें। ठीक है, उसमें आप कितना ही उसे काम करवा लें, उसकी सर्विस करवा लें, लेकिन उसमें आपको जो स्टार्टिंग में नई कार थी, वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दे रही थी, वो आपको जो पुरानी कार हो चुकी है वो नहीं देगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो इंजन है, हमारा इंजन है, वो एक टाइम बाद वर्किंग करते करते पुराना हो चुका है। अब उसकी जो एफिशिएंसी है वो नए इंजन के कंपैरिजन में कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या, ऑटोमोबाइल इंजन जो है रेट्रोग्रेसिव फेलियर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते जाइए, डायग्राम आपका साफ इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी शो कर रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और एक तरफ लाइफ उसकी शो कर रही है। ठीक है, जितनी लाइफ है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उधर बता रहा है। रैंडम फेलियर क्या होता है, अब जैसे नाम से इंडिकेट कर रहा है, if the probability of failure of the item is due to random causes such as physical shock irrespective of its age, then such a failure is called random failure। ठीक है, अब
जो हमारे को सिलेबस में दे रखा है, पहला रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना है। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरेट दैट इज हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, तो जनरली हम देख, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट उसका वही बता रहा है कि हम शुरू में जब कोई सी भी चीज खरीदते हैं तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है टाइम के साथ इंक्रीज होते जाती है, और कुछ टाइम बाद वो इतनी हो जाती है कि वो उसे रिप्लेस करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू उसको उसके अंदर और मेंटेनेंस कराना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और कैसे उसमें हम एक एक एप्टीट्यूड वाला सिस्टम है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ अलग से हम डेवलप नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले। एक एप्टीट्यूड वाले ये हमारा यूनिट है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या इफेक्ट करती है, बस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो हम ये इसके न्यूमेरिकल देखें उससे पहले, कि कोई सी भी कॉस्ट हो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, एक तो उसकी कैपिटल कॉस्ट होती है। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द आइटम जो रहती है वो रहती है। एक उसकी जब हम उसे यूज कर लेते हैं तो आखिरी में क्या करते हैं, उसे बेचना चाहते हैं तो उसकी होती है एक स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जो कैपिटल कॉस्ट होती है, समझ लीजिए एक नई गाड़ी या बाइक आपने खरीदी है। ठीक है, जो बाइक आपने खरीदी है उसकी जो कॉस्ट है, और जब उस बाइक को आप बेचेंगे उसकी जो कॉस्ट है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो पहली वाली कॉस्ट आपकी क्या है, कैपिटल कॉस्ट है, और लास्ट वाली क्या है आपकी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द आइटम। ठीक है, तो हम पहले जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें टाइम एक कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द मनी जो है वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो let us first consider a simple situation which consists of minimizing the average annual cost of an equipment whose maintenance cost is a function increasing with time and whose scrap value is constant. Also, the time value of money is not to be considered. ठीक है, interest rate is zero and the calculation are based on average annual cost. तो पहले यही सिंपल केस एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि हमारे उसमें एवरेज या वैल्यू ऑफ द मनी जो है वो चेंज नहीं होगी। इसके अलावा स्क्रैप वैल्यू जो रहेगी उसकी कांस्टेंट है, वो बार बार हम रेड्यूस या बढ़ा नहीं रहे हैं, जो स्क्रैप वैल्यू उसकी है वो फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो केस फर्स्ट में देखते हैं व्हेन टाइम टी इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल। तो जब टाइम टी कंटिन्यूस वेरिएबल है तब देखते हैं हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट या जो हमारी इकोनॉमिकल कॉस्ट है हमें कैसे पता चलेगी, कब रिप्लेस करना है। ठीक है, तो टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारी, when time t is a continuous variable, let c is equals to capital cost of the item जो हमने खरीदी उस टाइम की। फिर उसके बाद s is the scrap value of the item। t average क्या हो जाएगा, average annual cost of the item। ठीक है, n is the number of years the item is to be in use। ft क्या है, operating and maintenance cost of the item at time t। ठीक है, तो अगर एनुअल कॉस्ट की बात करूं मैं, टोटल एनुअल कॉस्ट उस टाइम टी तक अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कैपिटल कॉस्ट जो थी उसकी वो, माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू, प्लस उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसमें मेंटेनेंस कितना लग रहा है, तो ये हमारे को बता देगा एनुअल कॉस्ट किसी भी आइटम की। ठीक है, ये बात जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये बेसिकली आपको कहाँ पे जरूरत है, जैसे अगर इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां तो आपको जरूरत है ही सही इसकी। अगर पर्सनल उस पर यूजेज पे भी देख रहे हैं तो आप जो भी जैसे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या कोई सी अदर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कब उन्हें रिप्लेस करना है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप खुद उसके लिए आप खुद उस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कब उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, अपनी सारी कॉस्ट को अगर आपको पता है उनमें क्या क्या कॉस्ट आपको लग रही है। ठीक है, तो एनुअल कॉस्ट ऑफ एन आइटम एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट।
नाउ टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ईयर कितनी है, FTDT। क्यों? क्योंकि FT क्या माना है हमने, ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द आइटम एट टाइम T। तो अगर n ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो 0 to n ईयर्स तक FTDT। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी अब इंक्वायर्ड ड्यूरिंग n ईयर्स, तो कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट एट टाइम T फॉर n ईयर्स क्या हो गया अब 0 to n FTDT। ठीक है, तो एवरेज एनुअल कॉस्ट इंक्वायर्ड ऑन द आइटम इज इक्वल्स टू 1/n इंटू C माइनस S प्लस 0 to n FTDT, यानी कि पर ईयर एवरेज ईयर के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं एवरेज एनुअल कॉस्ट तो 1/n से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है, इसमें कुछ अलग से कुछ ऐसी चीज नहीं बताइए जो बाहर की हो। ठीक है, ना आप सबने मैथ्स पढ़ा ही होगा, तो अगर मैथ्स जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये एक कॉस्ट गिवन है हमारे को। ठीक है, एवरेज एनुअल कॉस्ट है हमारी, ठीक है, फॉर एन ईयर। अब इस वैल्यू को हमें क्या चाहिए कि इट इज डिजायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो इस कॉस्ट को मिनिमम फाइंड करना है फॉर n ईयर्स के लिए, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, इस कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, तो इस पूरी कॉस्ट को ये जो राइट हैंड साइड में मिली इस पूरी कॉस्ट को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू n। तो d/dn ऑफ ATCN यानी एनुअल कॉस्ट, एवरेज एनुअल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/n, और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू इससे प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले 1/n का डिफरेंशिएशन होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिर ये जो अंदर की वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन होगा और फिर 1/n कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो माइनस का 1/n का जब हमने डिफरेंशिएशन करा या इसका प्रोडक्ट ही कर दिया अंदर डायरेक्ट। ठीक है, तो माइनस का 1/n स्क्वायर C माइनस S, ठीक है, और माइनस 1/n स्क्वायर, और 0 to n FTDT कांस्टेंट रहा, फिर 1/n कांस्टेंट रहा और 0 to n FTDT का डिफरेंशिएशन हुआ तो वो हो गया FN। ठीक है, तो इससे हमारा फिर इसको हमने क्या करा, 0 का इक्वल्स पुट करा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इसे याद रखने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है आखिरी में, ये वाली, और जो फर्स्ट वाली मैंने बताई ये, एक आपको ये याद रखना है इक्वेशन, और एक ये इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों सेम ही है एक तरह से, बस इसका एक FN आ गया है। ठीक है, thus the item should be replaced when the average annual cost to date becomes equal to the current machine cost। ठीक है, using this result we can decide when to replace an item provided the explicit expression is given for the maintenance and repair cost। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि किसी भी आइटम को कब रिप्लेस करना है। ठीक है, हियर इज एन सॉल्व्ड एग्जांपल, इसे हम देख लेते हैं। इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ ए मशीन, the cost of a machine is 6,100 rupees and its scrap value is 100 rupees। ठीक है, the maintenance cost found for experience are as follows। फर्स्ट ईयर के लिए दे रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट 100 है, सेकंड ईयर के लिए 250, थर्ड ईयर के लिए 400 एंड सो ऑन 8th ईयर तक। ठीक है, व्हेन शुड बी द मशीन बी रिप्लेस्ड, अब मशीन को रिप्लेस कब करना है ये आपको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ लीजिए इसे एक बार, आप खुद से समझने की कोशिश करिए। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन दे रखी है, यानी कैपिटल दे रखा है, सी की वैल्यू आपकी 6,100 के फॉर्म में, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 100। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट
फ्रॉम एक्सपीरियंस आ रहा है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट आपको सारी दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर से लेके 8th ईयर तक की सारी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, व्हेन शुड बी द मशीन बी रिप्लेस्ड। तो हमारी जो टोटल एनुअल कॉस्ट आ रही थी, एवरेज टोटल एनुअल कॉस्ट आ रही थी, वो हम निकालेंगे हर ईयर के लिए, और जिस ईयर में एवरेज एनुअल कॉस्ट हमारी जो है वो सबसे कम आएगी, ठीक है, और उसके बाद वो वैल्यू क्या होगी, या तो बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो वो हम जिस टाइम पे हमारी सबसे कम वो वैल्यू रहेगी एवरेज एनुअल कॉस्ट, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, 6 ईयर के यूज के बाद उसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, आप समझ लेंगे अच्छे से इसे। चलिए, तो सामने आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बेसिस पे हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस रहेगी, तो वो एन है हमारा गिवन क्वेश्चन में। एन कितना गिवन है, टोटल 8 गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, 8। नाउ फर्स्ट ईयर के लिए देखें तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन है और स्क्रैप वैल्यू है, उसका डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस एस, ठीक है। तो सी माइनस एस क्या होता है, हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट क्या निकलती है, सी माइनस एस प्लस समेशन टी इक्वल टू 0 टू एन इंटू एफ टी, या फिर ये 1/n है यहाँ पर, ठीक है, 1/n इंटू सी माइनस एस प्लस समेशन एफ टी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले सी माइनस एस निकाल लिया हमने, एफ टी हमारा क्या रहता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो वो हमारे को गिवन है, उसका एक कॉलम बना लेंगे। फिर समेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगी उसके बेसिस पे, और एवरेज एनुअल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर जिस ईयर में हमारी एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम मिलेगी हमारे को, वो ईयर हम सेलेक्ट करेंगे कि इस ईयर के बाद हमें हमारी जो भी टू प्रोडक्ट है उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। अभी देखते हैं, देखिए वैल्यू यहाँ पे पता चलती जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए देखा तो सी माइनस एस कैपिटल वैल्यू कितनी है, 6100, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 100। तो सी माइनस एस कितना हो गया, 6000। तो पूरे 8 साल के लिए 6000 वैल्यू ये कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो वेरी कर रही है, कैसे, फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है, 100, तो वो लिख दी हमने। ऐसी सेकंड ईयर के लिए, आगे थर्ड ईयर के लिए, और ऐसे 8 साल के लिए हमने एनुअल कॉस्ट लिख दी। नेक्स्ट कॉलम जो है वो इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट हमें निकालना। समेशन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, कम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट एक तरह से, अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं या अदर वर्ड्स में बताऊं। तो कम्युलेटिव कैसे निकलेगी, जैसे फर्स्ट ईयर की कितनी है 100 मेंटेनेंस कॉस्ट, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, वो 100 प्लस 250 यानी 350, ठीक है। ऐसे ही हम सम करते जाएंगे और आगे की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ यस सर। जो हमारा फॉर्मूला है सी माइनस एस प्लस समेशन टी इक्वल्स टू 0 टू एन एफ टी, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 टू एन एफ टी मतलब क्या है, समेशन, मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 0 पे तो हमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, t इक्वल्स टू 0 पे। तो t इक्वल्स टू 1 पे कितनी वैल्यू है, n इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है हमारी, बस उसे हमें प्लस करना है, ठीक है। यानी उसे इनिशियली हमारी कितनी वैल्यू है, n इक्वल्स टू 1 पे 6100, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी समेशन एफ, ये समेशन एफ टी हम कौन सा लेंगे, ये 100 वाला बस, टी इक्वल्स टू ये वाला। अगर एन इक्वल्स टू 2 पे लेना है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो 350 वाली, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है। तो सी माइनस एस वैल्यू आपकी क्या है, 6000 फर्स्ट वाले के लिए। समेशन टी इक्वल्स टू 0 टू एन एफ टी की वैल्यू क्या है आपकी फर्स्ट वाले के लिए, 100। तो 6000 प्लस 100 क्या हो गया, 6100। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए देखें तो 6000, सी माइनस एस क्या है 6000 प्लस समेशन टी इक्वल्स टू 0 टू एन एफ टी की वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, 350। तो 6350, ऐसे ही पूरे 8 साल के लिए निकल जाएगी हमारी, ठीक है। नाउ अब बोला है एवरेज एनुअल कॉस्ट। तो एवरेज एनुअल कॉस्ट में क्या होता था, 1/n का, ये जो वैल्यू आई है आपकी फिफ्थ कॉलम में जो वैल्यू आई है उसको n से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाले के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ईयर के लिए तो 1,
तो वही वैल्यू आएगी 6100। सेकंड ईयर के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा 3175, डिवाइड कर देंगे वैल्यू से। ऐसे थर्ड ईयर के लिए 3 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी उसे। ठीक है, तो ये आगे वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको सारी, ये हमारी सारी वैल्यूज आई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को जब हमने फॉर्मूले में रख के एन से डिवाइड करा तो इस तरह से हमारे को वैल्यूज मिली। अब इनिशियली हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू मिली थी हमारे को वो क्या थी 6000, फिर हमारे को मिली थी 3000, फिर उसी में हमारे को मिली 2000, फिर 1800, फिर 1600, फिर 1575, फिर 1578, फिर 631, 1600। तो यहाँ पर देखिए 1575 तक वो रिड्यूस हुई, फिर उसके बाद वापस से इंक्रीज होने लगी वैल्यू। ठीक है, मतलब 6th ईयर, ये जो कौन सा ईयर है 6th ईयर पे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हुई 6th ईयर तक आते आते रिड्यूस हुई, लेकिन 6th ईयर के बाद आपका वो प्रोडक्ट जो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फिर इंक्रीज होने लगी। तो अब सबसे सुटेबल टाइम क्या रहेगी हमारा कि हम उस प्रोडक्ट को 6th ईयर पर रिप्लेस कर दें। ठीक है, हेंस द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 6 years ऑफ इट्स यूज, क्योंकि उसकी एनुअल कॉस्ट जो है अब वो बढ़ने वाली है। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन किसके लिए था? ये पहले वाला केस के लिए था हमारा, जिसमें बोला है कि आपका रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम कर रहे हैं जो टाइम के साथ डिटियोरेट हो रहा है। ठीक है, बट उसकी वैल्यू ऑफ द मनी जो है वो कांस्टेंट है, उस केस के लिए बस। ठीक है, जब वैल्यू ऑफ द मनी चेंज होगी उसके लिए भी एक केस होता है, वो भी हम देखेंगे। तो आज हमने बस वैल्यू ऑफ द मनी जब कांस्टेंट है उसके लिए देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यू ऑफ द मनी जब चेंज होती है उसके लिए भी देखेंगे। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर वैल्यू ऑफ द मनी मतलब जो कॉस्ट होगा वो ना? हाँ वही कॉस्ट, मतलब जैसे आपने गाड़ी खरीदी, अब आप उसे बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है वो वैल्यू ऑफ द मनी इंडिकेट कर दी, उसकी कॉस्ट एक टाइम पे। ठीक है, ओके सर। तो कुछ इस तरह की क्वेश्चन एक और गिवन है आपको यहाँ पे, ये आप खुद से करके देखिएगा। आप हीरा एंड गुप्ता जो ई बुक है उसमें ये अवेलेबल है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा। तो जैसे आज आपने ये चीज मैंने आपको समझाई है, ठीक है, अगर आज ही आप इसे खुद से अप्लाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रह जाएगा, फिर आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर पेज ठीक है, नंबर बता दीजिए। 1056। ओके सर। ठीक है, ये हीरा एंड गुप्ता में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसके लिए अलग से नोट्स कुछ ऐसे बनाए नहीं मैंने। ठीक है, जो चीज पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है अच्छे से, उसके लिए मेहनत करने से मतलब नहीं है। हालांकि आपको कुछ डाउट आता है किसी में भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सिंपल देखिए वही चीज रिपीट हुई होगी। C-S उन्होंने फाइंड करा है। ठीक है, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, तो उसका फिर समेशन कम्युलेटिव एनुअल कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल ली उन्होंने। फिर फॉर्मूला जो था हमारा C-S प्लस समेशन T इक्वल्स टू 0 to n FT में वैल्यू रखी। फिर हर ईयर के लिए 1/n एवरेज कॉस्ट निकालते गए। ठीक है, तो जहां पर वो कॉस्ट मिनिमम मिलेगी वहां तक ही वो निकालेंगे, फिर मतलब पूरी निकाल लेंगे, उसमें देखेंगे किस ईयर में मिनिमम मिल रही है वैल्यू। फिर उस ईयर के बाद ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी प्राइस, तो वो बोल देंगे कि इस ईयर तक हमें यूज करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ओनली एप्टीट्यूड बेसिस पे है, कुछ अलग से इसमें है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कल या परसों में आपकी जो एक यूनिट की क्विज हो गई थी, एक और यूनिट की क्विज बची थी, तो वो क्विज मैं आपकी कंडक्ट करूंगा कल या परसों में। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। आपका MSc 2 स्टार्ट होंगे शायद मंडे से, तो अगर किसी को कुछ डाउट हो थर्ड और फोर्थ यूनिट में तो पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, सर एमएसटी स्टार्ट होने से पहले आप क्विज के आंसर की दे दीजिएगा सर। MSc 2 के सर नहीं एमएसटी सर, 2 वो स्टार्ट होने से पहले क्विज जो जो क्विज दिया लिए था ना हमने। आपने, हाँ उनके अभी जो मैं आंसर क्विज की दूंगा ना दीजिए। सैटरडे संडे में,
तो उस क्विज के बाद दोनों क्विज के आंसर कीज अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अपने अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख दिए सबने। चलिए तो मीटिंग एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सर। थैंक यू।